हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप के टाइम को बांटने पर साइंटिफिक बैटल्स, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल बैटल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उसकी स्केड्यूलिंग का एक सही तरीका होना ही चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सभी साइंटिस्ट्स साथ काम करके पता लगा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, और शायद वहाँ कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं। उन्हें किस तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा? यह एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। मुझे टीएसी से प्रॉब्लम नहीं है जिन्हें यह फैसला लेना होगा। हम इसे टीएसी टाइम एलोकेशन कमेटी कहते हैं जो यह फैसला करती है। और मैंने पहले भी इन पर काम किया है और यह बहुत मुश्किल काम है। आमतौर पर हबल के लिए हम देख रहे थे कि टेलीस्कोप टाइम के लिए प्रपोजल्स का नंबर जो है वो अवेलेबल टेलीस्कोप टाइम से कम 10, कभी कभी 20 गुना ज़्यादा होता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए पहले ही एक मौका आ चुका है। हम इसे साइकिल 1 कहते हैं और वो पहले ही ओवर सब्सक्राइब था। मेरे हिसाब से यह था 6-1, 7-1। और साइकिल 2 जिसे हाल ही में अनाउंस किया गया है और इसकी डेडलाइन असल में इस महीने के आखिर की है। तो मेरी टीम पूरी तरह से अपने प्रपोजल्स लिखने पर काम कर रही है ताकि हम समय पर सही तरीके से इसे कर सकें। जिसकी उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। शायद हबल ने जो देखा था उससे करीब करीब होगा। तो फिर ये मुश्किल है। पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव? क्योंकि वो तो पहले से ही सुपर कॉम्पिटिटिव है। पहला साइकिल में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मैंने बताया था कि जेम्स वेब का फर्स्ट साइकिल लगभग 6 से 1 था और ये शायद 20 से 1 होगा, मुझे लगता है। तो ये प्रपोजल्स वैज्ञानिकों के होते हैं, है ना? और आप किसी भी समय शेड्यूल नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांजिट टाइम्स के लिए खास समय होते हैं। हाँ, इसमें टाइम क्रिटिकल एलिमेंट होता है क्योंकि ये खास समयों पर ही होता है। टाइम इम्पॉर्टेंट है और कई बार मुश्किल भी होती हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी अलग है, ड्यूरेशन अलग है, शायद कंप्यूटेशनल नीड्स भी अलग हैं, टाइप ऑफ सेंसर्स, डायरेक्शन पॉइंटिंग, सभी चीज़ें देखनी होती हैं। हाँ, ये मुश्किल है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक डीप फील्ड को स्टडी करना जहां आप टेलीस्कोप को शायद ही हिलाते हैं। ये काफ़ी ओपन होता है, आप बस फोटोन पर फोकस करते हैं। तो आप बस उस आसमान के हिस्से की ओर इशारा कर सकते हैं जब भी टेलीस्कोप कुछ नहीं कर रही हो और आप अपना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके लाइफ टाइम में JWST के साथ 1 महीने के इंटीग्रेशन टाइम है, तो शायद इसे शेड्यूल करना थोड़ा आसान है। हमारे लिए कूल वर्ल्ड को देखते हुए ये और मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये प्लैनेट बहुत कम ट्रांजिट करते हैं। तो हमें इंतज़ार करना होगा। अगर कोई एलियन हमें देख रहा है और पृथ्वी को सूरज से गुजरते हुए देखता है तो उन्हें उसे दोबारा देखने के लिए 1 साल में केवल एक ही मौका मिलेगा। ट्रांजिट लगभग 12 घंटे तक रहता है, और इसलिए अगर उन्हें वो टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। बस इतना ही है। अगर ये कोई और प्रपोजल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है जो किसी टाइम क्रिटिकल एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहता है, इन जैसे हॉट प्लैनेट्स या इन करीब के प्लैनेट्स के लिए यह बहुत आसान है क्योंकि वे इतनी बार ट्रांजिट करते हैं जिससे उन्हें देखना सरल हो जाता है। कई सारे मौके मिलते हैं और इसलिए फिर TSE कहता है ठीक है, वे 10 ट्रांजिट चाहते हैं, उनके पास 100 मौके हैं, उनके लिए टाइम देना आसान है। हम लगभग सबसे मुश्किल सिनेरियो में हैं। हम 2 ठंडे प्लैनेट्स के चारों ओर एक्सोमून को ढूंढने का प्रपोजल दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास असल में हर एक के लिए केवल एक ही मौका होगा, जैसा कि आप जानते हैं। और इसलिए हमारी सेल्स पिच ये रही है कि ये बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। और सबसे ज़रूरी बात, JWST के पास एक ही टेलीस्कोप है, एकमात्र मशीन है जो मानवता ने कभी बनाई है, जो हमारे सोलर सिस्टम के चंद्रमाओं के समान चंद्रमाओं को खोजने में सक्षम है। केपलर नहीं कर सकता, हबल भी नहीं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहला है। इस वजह से ब्रह्मांड में एक नया विंडो है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चंद्रमा मौजूद है। वे सोलर सिस्टम में हर जगह हैं। आपके पास चांद है, आपके पास आयो, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड, टाइटन है। साइज में लगभग बराबर कई चंद्रमा हैं, लगभग हमारी जमीन के साइज का 30%। और यह टेलीस्कोप पहला ऐसा है जो इन एक्सोमून को खोज सकता है। और इसलिए हम एस्ट्रोनॉमी में इससे फायदा उठाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम जिस सफर पर हैं उसे हल करना है, जो कि हमारी यूनिकनेस को समझना है। हम ये समझना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम कितना कॉमन है। क्या हम वही आर्किटेक्चर हैं जो प्रकृति में नेचुरली बार बार उभरती है, या फिर यहाँ पर जो कुछ हुआ है वह किसी स्पेशल और अनोखी प्रक्रिया का परिणाम है जो हमारे अस्तित्व को अनोखा बनाती है? मुझे लगता है कि ये सबसे बुरी स्थिति नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन स्थिति है। ये बेहद दुर्लभ है और इसलिए मुझे कंप्यूटर विज्ञान के दृष्टिकोण से शेड्यूलिंग करना बहुत पसंद है। एल्गोरिथम के हिसाब से मैं सबसे दुर्लभ चीज़ों को पहले शेड्यूल करता। हाँ, और जाहिर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहली चीज़ है जो असल में एक कूल वर्ल्ड का पता लगा सकता है। तो ये एक बड़ी नई चीज़ है जो बहुत कम होती है। इसे पहले शेड्यूल करो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपको TSE में होना चाहिए, ये परफेक्ट है। ओके, मैं अपनी एप्लीकेशन ये काम खत्म करके फाइल करूंगा। मेरे अंदर एक हिस्सा OCD है और एक हिस्सा कंप्यूटेशनल है। मुझे शेड्यूलिंग और कंप्यूटिंग डिवाइस बहुत पसंद है क्योंकि इसमें वही शेड्यूलिंग होती है। सुपर कंप्यूटर पर जब आप देखते हैं, ये शेड्यूलिंग प्रॉब्लम शानदार है। हाँ, कंप्यूटेशन को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, आप साइंस को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, डाटा कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन, इस तरह की सभी चीज़ें। ये असल में कुछ ऐसा है
ये सच में दिलचस्प है, क्योंकि डेटा जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं और जिस तरह से आप सोचते भी नहीं, वह कई रोचक रहस्यों के हल को खोलेगा। इसलिए डेटा इकट्ठा करना और इसे इस तरह से करना जिससे खोज की पॉसिबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके, सच में दिलचस्प है, जैसे कि कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव से। मैं सहमत हूँ। अपने टेलीस्कोप से हर यूनिट समय में ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान निकालने में हाँ, बिल्कुल। एक खास संतुष्टि होती है। ये सब काम असल में टीएसी का है, लेकिन टीएसी मशीनें नहीं हैं। वे कंप्यूटर कोड का टुकड़ा नहीं हैं। वे अपने सिलेक्शंस ह्यूमन जजमेंट के बेस पर करेंगे। और बहुत सारा टेलीस्कोप असल में एक्सोप्लैनेट्स के फील्ड के अंदर है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग फील्ड्स हैं। लेकिन एक्सोप्लैनेट्स के फील्ड में मेरा मानना है कि टेलीस्कोप के समय का ज़्यादातर हिस्सा JWST जो है वो वायुमंडलीय खोज के लिए देंगे, जो कि पहले की तरह बताया गया है, जैसे वायुमंडलों में मॉलिक्यूल्स का पता लगाना, बायोसिग्नेचर नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह असल में ऐसा करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। JWST से इस तरह की उम्मीद करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, लेकिन ये TRAPPIST-1e पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर का पता लगा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ये बायोसिग्नेचर नहीं है, लेकिन आप यह साबित कर सकते हैं कि यह शुक्र या मंगल की तरह हो सकता है, क्योंकि दोनों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार है। यह जिंदगी की मौजूदगी को साबित या खारिज नहीं करता है, लेकिन यह उन वायुमंडलों की प्रकृति की हमारी पहली कैरेक्टराइजेशन है। शायद हम उन वातावरणों के दबाव स्तर और तापमान भी बता सकते हैं। तो ये बहुत रोमांचक है, लेकिन हम इसके साथ compete कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि साइंस पूरी तरह से दिमाग उड़ाने वाला और शानदार है। हमारा मकसद पूरी तरह से अलग है, जो कि हमारे मामले में इन प्लैनेट्स के चारों ओर इन छोटे चंद्रमाओं के पहले एविडेंस की तलाश करना है। मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि कोई चंद्रमा जो रहने लायक हो। सच में मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही एक्साइटिंग गोल है, लेकिन एक टीएसी को असल में एक फैसला करना होगा कि वह किस साइंस के लिए वे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, किसमें सबसे ज़्यादा फायदे का चांस है। और इसलिए ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की तरह लगने वाले को मौका दें, जैसा कि ज़्यादातर प्लैनेट के पास पहले से ही वायुमंडल होता है, और इसलिए यह लगभग पक्का है कि JWST को इसकी ओर इशारा करके आप वायुमंडल के बारे में कुछ ना कुछ सीखेंगे, जबकि हमारे मामले में समझाना थोड़ा मुश्किल है। हम कुछ ऐसा खोज रहे हैं जिसके अस्तित्व के बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए हम टेलीस्कोप को कुछ ऐसा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो सच में बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। हाँ, लेकिन अगर इसका अस्तित्व साबित हो जाए, तो ये पहले ही हमें ब्रह्मांड में जो कुछ है, उसके बारे में एक गहरी सीख देगा। इसका मतलब है कि कई सितारों में भी हमारी सोलर सिस्टम की तरह बहुत सारी विविधता है। उनके पास एक आयु है, उनके पास एक यूरोपा है, और इसी तरह, जिसका मतलब है कि बर्फीले प्लैनेट्स पर भी पानी को लेकर भी इन ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। मेरा मतलब है, ये वाकई बहुत रोमांचक है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी गैलेक्सी और उससे आगे हर जगह यहाँ अजीबोगरीब जीवों के मौजूद होने के लिए अनगिनत संभावनाएं हैं। शानदार, है ना? आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है, नासा काफ़ी समय से इस खोज पर काम कर रहा है, और इसे कभी कभी ईटर अर्थ कहा जाता है। यह पृथ्वी जैसे ग्रहों की आवृत्ति के बारे में है। आमतौर पर लोग कहते हैं ग्रहों के बारे में, ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह कितने आम हैं। आखिरकार हम इन ग्रहों के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, जैसे उनके पास कितना पानी है, उनके पास कितना वायुमंडल है। लेकिन अभी के लिए ये असल में साइज और तारे से दूरी पर फोकस करता है। आपको हमारी ज़मीन जैसी कंडीशंस कहाँ मिलती हैं? यह केपलर का शुरुआती मिशन था, और उसने सच में यही जवाब ढूंढने का काम करने की कोशिश की, भले ही वो सारे जवाब ना ढूंढ पाया हो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, अगर हम खोज रहे हैं, या अगर ये हमारा शुरुआती मिशन है, हमारी ज़मीन जैसी दुनिया को तलाश करना है, तो फिर चंद्रमा को इसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम केपलर डेटा से यह जानते हैं कि पृथ्वी जैसी चीज़ों का सूर्य जैसे सितारों के चारों ओर होना ही जिंदगी की निशानी नहीं है। ये कुछ 1% से 10% चांस जैसा लगता है। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि सभी सूर्य जैसे तारों में से लगभग आधे के पास या तो एक मिनी नेपट्यून, एक नेपट्यून या एक बृहस्पति उनके रहने योग्य तारे में होते हैं। ये एक बहुत बहुत सामान्य घटना है जिसे हम देखते हैं। फिर भी हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनके चारों ओर कितनी चंद्रमा हैं जो कि रहने योग्य हो सकते हैं। और इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर उनमें से 5 में से 1 के पास पृथ्वी जैसा कोई चांद या यहाँ तक कि मंगल जैसा कोई चंद्रमा हो, तो ये संभव है। तब ब्रह्मांड में एक्सोप्लैनेट की तुलना में एक्सोमून में कहीं ज़्यादा रहने योग्य जगह हो सकती है। आप ब्रह्मांड में रहने लायक दुनियाओं का नंबर जो है, वो ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से 2 गुना, तिगुना, 5 गुना, शायद 10 गुना भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो यह एक तरीका है जिससे हम उस पैरामीटर का विश्वास बढ़ा सकते हैं और उसकी वैल्यू को मजबूत कर सकते हैं। और बस ये जान लें कि कहाँ देखना है।
मेरा मतलब है, हम जानना चाहेंगे कि हमें कहाँ टेक्नोसिग्नेचर सुनने चाहिए, हमें कहाँ बायोसिग्नेचर देखने चाहिए। और बस केवल इतना ही नहीं देखते हैं, बल्कि चांद की ग्रह पर उसके प्रभाव के संदर्भ में क्या भूमिका है। हमने पहले टेलीस्कोप्स से डायरेक्ट लिए गए इमेज के बारे में बात की थी। वो मिशन में कार्ल सागन को कोट करने के लिए एक तस्वीर लेते हैं, हमारी पृथ्वी का हल्का नीला बिंदु, लेकिन एक एक्सोप्लैनेट का हल्का नीला बिंदु। और वह हमारा ड्रीम है जो एक दिन नजर आएगा। लेकिन इतना शानदार ये रेजोल्यूशन है कि हम फ्यूचर जनरेशन टेलीस्कोप्स के लिए इसे हासिल करने की उम्मीद और प्लान कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे टेलीस्कोप्स भी पृथ्वी और चंद्रमा को अलग नहीं दिखा पाएंगी। यह एक हल्का ब्लू डॉट पिक्सेल होगा, लेकिन चांद का धुंधलापन उस पिक्सल के साथ मिलकर परेशानी बनेगा। और इसलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन तरीकों से हम ब्रह्मांड में जिंदगी खोजने का दावा कर रहे हैं, उनमें से एक केमिकल डिसइक्विलिब्रियम है। तो आप दो मॉलिक्यूल्स देखते हैं जो वहां नहीं होने चाहिए, वे आमतौर पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, या यहाँ तक कि एक मॉलिक्यूल्स जो वातावरण में अकेले रहने के लिए बहुत अधिक रिएक्टिव है। इसलिए अगर वहां ऑक्सीजन और मीथेन एक साथ मौजूद होते तो वे नॉर्मली बहुत आसानी से रिएक्ट करते। और अगर आपने अपने हल्के ब्लू डॉट के स्पेक्ट्रा में उन दो मॉलिक्यूल्स का पता लगाया, तो आप कहेंगे, ठीक है, हमारे पास जिंदगी की मौजूदगी का सबूत है, इस प्लेनेट पर कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि अगर वह चांद टाइटन हुआ तो टाइटन की वायुमंडल में बहुत ज्यादा मीथेन मौजूद है। और क्या हो अगर वह हल्का नीला बिंदु असल में एक ऐसा प्लेनेट हो जिसमें कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन हो, क्योंकि पानी फोटोलिसिस प्रोसेस से जब गुजरता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर आपके पास वह सभी चीजें होती जिसके बिना पर हम जिंदगी की मौजूदगी का दावा करते हैं। लेकिन आप कई बार गलत होते हो, ये सिर्फ एक चंद्रमा था जो आपको धोखा दे रहा था। इसलिए मैं कहूंगा कि हम कभी भी ब्रह्मांड में जीवन के संकेतों की खोज को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, या ब्रह्मांड में जिंदगी की मौजूदगी की खोज की कोशिश को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक हमें यह अच्छे तरीके से यह पता ना हो कि उनकी चंद्रमाओं का क्या असर और काम है। ये चांद ग्रहों की हैबिटेबिलिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। हमारे चांद का आकार बेहद बड़ा है और मास अनुपात में यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है जो 1% मास वाला है। अगर जुपिटर के मून्स को देखो तो वो 10⁻⁻⁴ के बराबर, यानी बहुत छोटे हैं। इसलिए हमारा अपना मून हमारे प्लैनेट की लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। ये ज्वार पैदा करता है, खासकर जब चांद पास होता है, तब उन ज्वारों ने पूरे महाद्वीपों को कवर कर दिया होता है। वो चट्टानी तालाब जो पूरे पठार में फैले हुए थे, ये स्थान ही शायद हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत का कारण रहे होंगे। चांद बनने की वजह से हमारी जमीन की लिथोस्फीयर का एक अच्छा खासा हिस्सा हट गया होगा, जो टेक्टोनिक्स प्लेट के बिना पॉसिबल नहीं लगता है। हमारे पास एक स्थिर सतह थी क्योंकि हमारी जमीन के ऊपरी सतह पर बहुत ज्यादा लिथोस्फीयर थी, और इसलिए वहां यह एक अनुमानित कारण हो सकता है शायद। लेकिन यह दिलचस्प वजह भी है कि एक बड़ा चांद न केवल क्यों जरूरी है, बल्कि जिंदगी के मौजूदगी के जरूरी कंडीशंस के लिए भी यह काफी अहम बात होती है। चंद्रमाएं अपने आप में रहने लायक हो सकते हैं, लेकिन वे जिन प्लैनेट की परिक्रमा करते हैं उनकी रहने लायक होने की कंडीशन पर भी काफी असर डाल सकते हैं। और इसके अलावा ये निश्चित रूप से हमारे प्रयासों में रुकावट डालेंगे जब हम दूर से जीवन का पता लगाने की कोशिश करेंगे।